मैं तब तक इंट्रोडक्शन आपको करवा दूं कि Hey this is there. Nisar Ahmed Diary. Subscribe to my I'm channel also a PhD scholar. and also press this I'm bell currently icon. working as an instructor at PICE in Nawabshah since 2014 and currently मैं PhD कर रहा हूँ and from engineering university के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे जो है असल में मैं काफ़ी सारा बिजी भी था यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम ओवरऑल टूरिज्म के अंदर जो है वो इंडक्शन ट्रेनिंग करवा रहे हैं। सो उसके अंदर नंबर ऑफ 1000 टीचर्स प्लस में SOPs के ऊपर काफ़ी सारी ट्रेनिंग थी, तो ओवरऑल IT रिलेटेड टेक्निकली मैं उनको डील कर रहा था। सो आज एजुकेशन रिसर्च के ऊपर एक हमने सोचा वर्कशॉप। सो मेरे साथ एक हमारे रिसर्च विंग के यहाँ पे हेड हैं डॉक्टर मीर हसन साहब। सो उसका मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा दूं कि ही हैज डन हिज मास्टर्स एंड MPhil पहले आप असेसमेंट एंड एवोल्यूशन के अंदर फ्रॉम द इकरा यूनिवर्सिटी एंड ही आल्सो डिड अ PhD फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी इन एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के अंदर। इसकी काफ़ी सारी हमारी पब्लिकेशंस हैं। सो यू कैन फाइंड ऑन द गूगल स्कॉलर के ऊपर आप मीर हसन के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पे हैं। सो हम जितने भी यहाँ पे रिसर्च के अंदर पाइट के अंदर जो रिसर्च विंग है डॉक्टर साहब उनको हैंडल कर रहे हैं और उनका टीम का मेंबर मैं भी हूँ रिसर्च विंग का। सो जितनी भी इंटरनली स्टडीज़ वगैरह होती हैं तो ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, चाहे वो पायलटिंग हो, सर्वे हो या एबिलिटी स्टडी हो, ये सारी इम्पैक्ट स्टडीज़ वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो है हम खुद कनेक्ट करते हैं। सो उसको मैंने आज रिक्वेस्ट की थी सर को कि आज वो हमें एजुकेशन रिसर्च के ऊपर थोड़े से हमारे पार्टिसिपेंट्स को इंफॉर्मेशन दें। सो उनसे आज मैंने स्पेशली टाइम लिया था कि इनको भी हम जो है टाइम टू टाइम रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि सर जो है एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स बेहतर तरीके से पढ़ाते भी हैं, कॉन्सेप्चुअली भी माशाल्लाह बहुत क्लियर हैं और एजुकेशन रिसर्च के अंदर भी इनकी काफ़ी सारी जो है एक्सपर्टीज़ हैं। सो इस हवाले से मैंने उनको आज रिक्वेस्ट की है। सो अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे पार्टिसिपेंट आएंगे तो मैं इनको फिर ऐड करता जाऊँगा क्योंकि मैंने इनको पर्सनली भी पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म किया था। सो आई हैंड ओवर टू दी डॉक्टर मीर हसन साहब। वो एक्चुअली मेरे ऑफिस में ही हैं तो उनको इनवाइट किया था कि यहाँ से ही आप जो है क्लास को कैरी ऑन करें। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हर लर्निंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे वो एज अ टीचर अपॉर्चुनिटी हो या एज अ स्टूडेंट हो। अल्टीमेटली वो एक लर्निंग इंटरेक्शन ही होता है जिससे बेनिफिट दोनों तरफ से ही होता है। तो मुझे जो ये अपॉर्चुनिटी आज मिली है तो इसके लिए मैं आप लोगों का और निसार का जो है वो थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि इससे हम एक दूसरे के जो आइडियाज़ हैं, हम दूसरे की जो नॉलेज है उससे वाकिफ़ियत होगी और कुछ लर्निंग मेरी होगी और कुछ लर्निंग जो है वो आप लोगों की होगी। तो क्योंकि टाइम बहुत महदूद है इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, लर्निंग आउटकम्स से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब द रीजंस इन्वॉल्व्ड इन द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, उसकी किस तरह जो है वो एप्लीकेशन होती है क्योंकि हम सबको पता है कि जो जदीद साइंस है वो साइंटिफिक मेथड के ज़रिए ही जो नॉलेज है वो जनरेट होती है और साइंस की जो Hey there. आगाज़ हुआ है Subscribe to my साइंटिफिक channel मेथड का एक मेजर and रोल also है। press this bell icon. डिस्क्राइब द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। फिर हम क्योंकि हमारा ताल्लुक एजुकेशन से है तो एजुकेशन रिसर्च से क्या मुराद है और वो कौन से इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं जो एजुकेशन रिसर्च में आइडेंटिफाई हम करते हैं हम वो भी उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। डिफाइन एंड स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच रिसर्च अप्रोच, क्योंकि डिफरेंट रिसर्च अप्रोचेस होती हैं। ब्रॉडर अप्रोचेस तो दो हैं जिसे हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कहते हैं, लेकिन उसके तो कुछ मेथड्स हैं जो कुछ टिपिकल हैं, स्पेसिफिक हैं। अप्रोच टू अप्रोच, आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट अमंग रिसर्च पर्पसेस, क्योंकि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। या तो हम इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, या तो कोई नॉलेज जनरेशन होती है, या कोई इशू प्रॉब्लम जो है उसे कैटर करने की कोशिश करते हैं। तो ये रिसर्च के पर्पसेस होते हैं। हम देखेंगे कि कौन कौन से पर्पसेस हमने जो है वो लर्न करने हैं, आज देखने हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा डिस्कस एथिकल एप्लीकेशंस ऑफ द रिसर्चर, क्योंकि एक रिसर्चर के हैसियत से हमारे कुछ एप्लीकेशंस होती हैं उनको पूरा करना लाजमन होता है।
जिस जगह पे हम रिसर्च करने जाते हैं तो उन लोगों के जो उनके जो कंसीडरेशंस हैं हमें उनको अपने जहन में रखना पड़ता है। अगर बच्चों पे रिसर्च करते हैं तो और ये कंसीडरेशंस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन वैसे भी अगर हम किसी जगह पे रिसर्च करने अगर हम जाएँ, किसी के स्कूल में जाएँ या किसी के यूनिवर्सिटी में जाएँ तो उसके जो नॉर्म्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। हम उन लोगों से प्रायर जो है वो परमिशन लेते हैं और एक प्रोसेस है, एक जो है एक सर्टेन क्राइटेरिया और एक जो है डिफाइंड लिमिट्स होती हैं कि उसमें रह के हमें जो है वो सेट करनी पड़ती है। तो इससे हम एथिकल एप्लीकेशन एथिकल कंसीडरेशंस भी वर्ड आता है। तो अब हम थोड़ा, क्या मेरी आवाज आ रही है सब लोग? हेलो जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर आपके पास। तो अब तक जो मैंने बात की उसमें से कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? हेलो, क्वेश्चन एंड मिलेंगे सर। अच्छा ठीक है। तो निसार बोल रहा है कि यहाँ पे ट्रेडिशन ये है कि हम जो है वो क्वेश्चंस एंड में लेते हैं। तो व्हाट इज एजुकेशनल रिसर्च, सिग्निफिकेंस क्या है कि एजुकेशन रिसर्च हम करते किस लिए है ना। तो हमें तो पता है कि रिसर्च से हमें जो है वो काफ़ी बेनिफिट होता है क्योंकि थ्योरेटिकल डेवलपमेंट होती है, हमें एक न्यू अंडरस्टैंडिंग मिलती है किसी फिनोमेना के बारे में। हमारे जो एजुकेशनल इश्यूज हैं वो हाईलाइट होते हैं और उन्हीं इश्यूज के जो रिसर्च के जरिए हम सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं वो हमारे एजुकेशनल प्रैक्टिस में और थ्योरी में। दूसरा हमारा है कि एज अ प्रोफेशनल वी नीड टू नो हाउ टू फाइंड, अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट फाइंडिंग्स। ज़ाहिर है जब हम कोई स्टडी करते हैं तो उसकी सर्टेनली लास्ट में हमें फाइंडिंग मिलती है। फाइंडिंग को इवेल्युएट करने का मकसद ये होता है कि ये किस तरह हम इस नतीजे पे पहुंचे और इन फाइंडिंग का जो इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या होंगे। एज अ प्रोफेशनल वी नीड टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट रिसर्च क्लेम्स। तो ये जब एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में आती हैं तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी हमारी फाइंडिंग्स है रिसर्च जो है वो लेजिटिमेट है और इलेजिटिमेट। लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो हमने प्रोसेस अडॉप्ट किया वो क्या प्रोसेस था, जिस इश्यू और प्रॉब्लम के लिए हमने रिसर्च की है वो क्या है। क्योंकि रिसर्च की बुनियाद पे हम किसी प्रॉब्लम और किसी इश्यू के बारे में जाके क्लेम करते हैं कि इसके जो नताइज हैं वो इस तरह हमें कंट्रीब्यूट करेंगे या इनके जो इम्प्लीकेशंस हैं इस तरह हमारे लिए जो हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे। तो अगर हमारा प्रॉब्लम और हमारी एरिया और जहाँ पे हम रिसर्च स्टडीज कर रहे हैं वो लेजिटिमाइज होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जो सब लोगों के काम आए और हम उसे लीगली जो है वो ऑथोराइज हों कि भाई हाँ आप लोगों ने जो स्टडी की है वो जायज़ और सही तरीके से की है। कैन यू थिंक ऑफ अनदर रीजन एज टू व्हाई एजुकेशन रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। तो ये क्वेश्चन है इस लेवल पे कि एजुकेशन रिसर्च की एक तो एरिया मैंने आप लोगों को इसमें में बताए। क्या आप लोग समझते हैं कोई ऐसा एरिया है कि जहाँ हम जो है वो ये स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं या कोई ऐसा इशू हो जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये आप लोग मुझे जो है वो बताएंगे। अब हम आते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या है। नॉलेज तो जब हम देखते हैं कि डिफरेंट तरीकों से या डिफरेंट मेथड से हमारे पास आती है, हम कभी जो है वो रिविलेशन के जरिए भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन कुछ लोग जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी हमें किसी इश्यू या प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं कि भाई ये इसका सॉल्यूशन है, वो भी नॉलेज ही कहलाती है। रिसर्च के प्रोसेस में अगर हम जाएं तो उसे हम कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड, क्योंकि साइंटिफिक मेथड के जरिए जो इंफॉर्मेशन आती है वो हम उसे क्रेडिबल इसलिए मानते हैं कि वो जस्टिफाइबल होती है, कि जो मैं बात कहता हूँ वो एविडेंस बेस्ड और डेटा बेस्ड या डेटा ओरिएंटेड होती है कि अगर हम एक बात कर रहे हैं तो हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं या हम उसको जो है वो ग्राउंड कर सकते हैं, उसकी एविडेंसेस दे सकते हैं कि ये जो बात हम कर रहे हैं उसके एविडेंसेस ये हैं। अगर हम किसी बात की एविडेंस ना दे सकें तो वो डेटा जो है वो कॉन्फिडेंट या वैलिड डेटा नहीं होती है। तो साइंटिफिक मेथड के जरिए जिस डेटा के ऊपर हम थ्योरी या नॉलेज जनरेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये ग्राउंडेड है
और इसके फील्ड में से ऑब्जर्वेशंस हैं और एविडेंसेस मिली हैं, उसी के बुनियाद पे हम ये बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके बुनियाद पे हम डेटा कलेक्ट करके और फाइंडिंग्स लेके आते हैं, तो उस प्रोसेस को हम जो है वो साइंटिफिक मेथड करते हैं। अब इसके जो हैं वो साइंटिफिक मेथड के डिफरेंट जो हैं वो स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक रिकग्निशन होती है। रिकग्निशन होती है इशू की, कि हम एज अ इंडिविजुअल, एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ ऑफिसर, एजुकेशन से अगर आप हेड मास्टर्स हैं या आप किसी ऐसे मतलब कैपेसिटी में हैं जहाँ पे आप लोगों को एक प्रॉब्लम जो है वो कंफर्ट करता है कि यू आर कंफर्टिंग, यू आर फेसिंग सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सम प्रॉब्लम्स, यू रिकग्नाइज दैट दिस इज अ प्रॉब्लम। तो उसे कहते हैं कि हमने रिकग्नाइज किया है कि ये वाकई प्रॉब्लम है। कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं कि देयर इज नो प्रॉब्लम बट यू कंसीडर दिस इज अ प्रॉब्लम, but you must have a valid reason for recognizing the problem. Otherwise, the petty problems cannot be said as such problems. So recognition is very important for any problem. हमने recognize किया है कि ये वाकई इशू है, फिर हम क्या करते हैं कि we define that issue. फॉर एग्जाम्पल, हम अगर किसी एरिया में कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो हाई ड्रॉप आउट हैं, बहुत सारे लोग जो हैं स्टूडेंट जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, तो ये एक इश्यू है, हम इसको रिकग्नाइज करते हैं, हाँ वाकई ये इश्यू है। तो हमें उस को डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई आप पहले डेफिनेशन बताएंगे कि भाई ड्रॉप आउट से आपका मतलब क्या है, कि कितने अगर कितने दिन एक स्टूडेंट नहीं आता है या छोड़ के चला जाता है, तो उसकी कैटेगरीज क्या होंगी या उसके प्रिंसिपल या असूल क्या होंगे, जो हम उसी बुनियाद पे हम स्टैंडर्ड्स क्या होंगे कि हम किसी को कह सकते हैं कि ये स्कूल छोड़ के चला गया या ड्रॉप आउट इसका हो गया है। फिर ये एब्सटेनिज्म का मसला आ जाता है, फिर ये एब्सकंडिंग का मसला आ जाता है। तो ये इन चीज़ों को जो है वो डिफाइन करना पड़ता है कि ये वाकई इशू है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम है कि किसी स्कूल में वायलेंस है, तशद्दुद है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसोर्ट टू वायलेंस और ये हथियार लेके स्कूल में चले आते हैं। तो इन इश्यूज और प्रॉब्लम्स को हमें आइडेंटिफाई करके, रिकग्नाइज करके फिर डिफाइन करना पड़ता है कि भाई एक्चुअलिटी में क्या मसला था, किस वजह से वेपन पोजीशन है स्टूडेंट्स में, या स्टूडेंट्स जो हैं वो क्यों हथियार लेके आते हैं। तो ये इस किस्म के वायलेंस या कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, तो ये भी हमारा एक रिसर्च प्रॉब्लम हो सकता है। हम उसके आइडेंटिफाई कॉजेस वगैरह में अगर हम जाते हैं, सर्वे में जाते हैं या कोई, तो इसके मालूम कर सकते हैं। हाइपोथेसिस लगा सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो इनसिक्योर महसूस करते हैं जिसकी वजह से जो है वो ये हथियार लेके आता है या वेपन पोजीशन है इनकी, तो ये इस किस्म के हाइपोथेसिस चल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, रिकॉग्निशन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप हुआ डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस हो गया, फिर कलेक्शन ऑफ डेटा। जाहिर है अगर आप हाइपोथेसिस की प्रोसेस में जाते हैं तो हाइपोथेसिस होंगे, अगर क्वेश्चन डेवलप करते हैं तो क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपका फिर हाइपोथेसिस और क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन डेवलप करके आप जो है वो डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में चले जाते हैं, फिर आप डेटा एनालिसिस के प्रोसेस में चले जाते हैं। लास्ट में आप उसी डेटा को इंटरप्रेट करके, तो इंटरप्रिटेशन के डिफरेंट मोड्स हैं कि आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया या वर्बल एनालिसिस किया, जिस किस्म की अप्रोच होगी, क्वालिटेटिव है तो वर्बल एनालिसिस होगा, अगर क्वांटिटेटिव है तो वो डिस्क्रिप्टिव में चले जाएं या इन्फॉर्मेशन स्टैटिक्स में चले जाएं। जो भी स्टैटिक्स का एक वैलिड फॉर्मेट होगा उसमें आप जो है उस डेटा को एनालाइज करके कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन एजुकेशन होती है, सच फॉर्मल सिस्टमेटिक एप्लीकेशन। जिस तरह मैंने ये पहले ही इसको क्या है कि साइंटिफिक मेथड के जरिए हम आइडेंटिफाई करते हैं, सिस्टमेटिक एप्लीकेशन जो हम पहले ही स्टेप्स में आप लोगों को बता चुका हूँ। एजुकेशन सच फॉर्मल, बिल्कुल ये वही बात है जो मैंने पहले कर चुका हूँ कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के जरिए जाते हैं। Problem is hypothesis, a question of and test education can be tested answered through collection and analysis of data. कि प्रॉब्लम वही मैंने बताया, जिस तरह मैंने 2-3 आपको एग्जांपल दिए हैं कि ये इश्यूज होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम में और हाइपोथेसिस में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके जो टेंटेटिव सॉल्यूशन हम देते हैं उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अगर हाइपोथेसिस हम नहीं देते, उसका टेंटेटिव सॉल्यूशन नहीं देते हैं, तो फिर हम क्वेश्चन करते हैं, उसके कॉजेस पे क्वेश्चन करते हैं, उसकी नेचर पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ओरिएंटेड जो स्टडीज होते हैं तो हम फिर उसकी तरफ जाते हैं ना। तो ये कहते हैं कि भाई क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट टू एजुकेशन कैन बी टेस्टेड आंसर थ्रू द कलेक्शन। वो फिर जाहिर है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपको डेटा कलेक्ट करनी पड़ेगी और क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए भी आपको डेटा कलेक्ट और फिर एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम की जो है, लेकिन प्रॉब्लम को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कौन से, फिर प्रॉब्लम के डिफरेंट जो वेरिएबल्स आ जाते हैं, उन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फिर एजुकेशनल रिसर्च, वही मैंने बात की कि जो एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उन्हीं को साइंटिफिक मेथड के जरिए
जो इश्यूज मैंने आप लोगों को बताया उस तरह से हम जो है वो करते हैं। जाहिर है जब हम स्टडी करते हैं तो उसी डेटा की बुनियाद पे हम किसी प्रॉब्लम को या इशू को या किसी फेनोमेना प्रॉब्लम या इशू है तो उसको एक्सप्लेन करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं। फेनोमेना से मुराद वही एग्जाम्पल मैंने आप लोगों का ड्रॉप आउट फेनोमेना हो सकता है, एब्सटेनिज्म फेनोमेना हो सकता है, टीचर्स की जो आपस में अगर डिसएग्रीमेंट है उसके बुनियाद पे अगर वर्क प्लेस पे कोई लड़ाई है तो ये भी आपका एक स्टडी प्रॉब्लम हो सकता है कि एंग्जाइटी पे आपका हो सकता है, स्टूडेंट एंग्जाइटी पे हो सकता है। क्लासरूम मैनेजमेंट में आप चले जाएं तो डिसिप्लिन पे हो सकता है कि डिसिप्लिन वायलेट किया होता है। तो ये काफ़ी फिनोमेनास हैं जिसको हम अगर स्टडी करें तो फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। इसी तरह स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग एजुकेशन रिसर्च वही मैंने पहले बता दिया, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम होता है, स्पेसिफिक रिसर्च प्रोसीजर्स होते हैं, डिज़ाइन एंड कलेक्ट एनालिसिस होता है, फिर हम लास्ट में आके जो है वो कंक्लूड करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस होता है जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि प्रॉब्लम रिकग्निशन होती है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर हम स्पेसिफाई पर्पस को उसमें, क्योंकि जो पहला चैप्टर होता है एजुकेशन रिसर्च थीसिस का या कोई आर्टिकल लिखें तो उसमें आप जो है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉब्लम बताएं। जिस तरह मैंने बताया कि ज़्यादातर जो ड्रॉप आउट अगर हो जाता है तो ज़ाहिर स्कूल को बंद करना पड़ेगा। अगर उसके रीजन हम आइडेंटिफाई करेंगे तो स्कूल के बच्चों की एजुकेशन जो है वो इनको होगी कि भाई हम ड्रॉप आउट के रीजन आइडेंटिफाई करें। अगर ये रीजन है कि वालिदैन जो है वो पुअर हैं तो आप उस एरिया में जो है एनजीओ को बुला सकते हैं कि भाई आप इनको जो है फाइनेंस करें और इन लोगों के जो पॉवर्टी के इश्यूज हैं रिजॉल्व करें, तो ये इसको भेजें। तो इसके मल्टीपल इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो ये उसका पर्पस होता है कि भाई मेरी रिसर्च का पर्पस क्या होगा और कहाँ पे ये स्पेसिफाइंग करके उसको जो है वो आप बताएंगे, उसकी सिग्निफिकेंस बताएंगे, फिर उसको लिमिट करेंगे। कलेक्टिंग, एनालाइजिंग डेटा, फॉर्मिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके प्रोसेस में जाती हैं। अल्टीमेट्स रिपोर्ट, लास्ट में आप रिपोर्ट देते हैं, फिर उस रिपोर्ट को आइडियंस को बता दें। जिस तरह ये आप मेरे आइडियंस हैं, मैं अगर आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कोई स्टडी भी शेयर कर सकता हूँ कि भाई ये फाइंडिंग्स हैं, तो आप इस तरह आइडियंस बन जाते हैं। दिस इज एवेल्यूएटेड एंड यूज्ड इन द एजुकेशनल कम्युनिटी में। जाहिर है जो भी रिसर्च होती है तो एजुकेशनल कम्युनिटी में एज अ टीचर हमें काम आती है, एज अ पेरेंट हमें काम आती है, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर हमें काम आती है, डायरेक्टर हमें काम आती है, एक ट्रेनर हमें काम आती है। तो इसके मल्टीपल इम्प्लीकेशंस होते हैं जो एक एजुकेशनल एरिया में हमें काम आती है। एजुकेशनल रिसर्च ह्यूमन बींग्स, जाहिर है एजुकेशन की रिसर्च मोस्टली ह्यूमन बींग्स पे होती है। यहाँ पे थोड़ा मैं आप लोगों को ये टच दूं कि ये फिजिकल साइंसेस वाली एजुकेशन नहीं है, रिसर्च नहीं है जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये वहाँ पे जो है वो केमिकल्स पे होती है। लेकिन एजुकेशनल रिसर्च टिपिकली उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके स्टडी होते हैं वो ह्यूमन बींग्स होते हैं या सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली मोस्टली जो है वो ह्यूमन बींग्स या स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं या हेडमास्टर्स होते हैं। तो इस पे होती है, तो इसके ऑडियंस या जो सब्जेक्ट्स होते हैं स्टडी के ये होते हैं। जनरलाइजिंग स्पेसिफिक स्टडीज हम करते हैं, प्रॉब्लम इंपोजिंग सफिशिएंट कंट्रोल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऑब्जर्विंग होती हैं। फिर आ जाती है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसको मैं दो वर्ड में जो है वो तकसीम करूंगा। अगर इसी आप डेटा कलेक्ट करते हैं जो इंटरव्यूज हो और फील्ड नोट की सूरत में रिटन कोई फॉर्म हो, वर्बल कोई फॉर्म हो, जिस तरह इसी टाइप होती है, तो इसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। और अगर हम डेटा सर्वे के बुनियाद पे कलेक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी के जरिए करते हैं, काज़ाई कंपैरेटर के जरिए करते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वर्ड अगर आ जाए तो क्वालिटेटिव, अगर कोई न्यूमेरिकल डेटा आ जाए जैसे 1 2 3 आ जाए या किसी की मार्क्स आ जाए 56 मार्क्स, ये तो ये जो न्यूमेरिकल होती है, कोई अदद न्यूमेरिकल आ जाता है तो उसे जो है हम कहते हैं कि ये जो है वो ये है। ठीक है, तो ये वर्ड और नंबर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्लासिफाइंग रिसर्च बाय पर्पस, डिग्री ऑफ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च टू एजुकेशन प्रैक्टिस एंड सेटिंग होती है। टू हेल्पफुल वेज टू व्यू रिसर्च पर्पसेस होता है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन है। द ओवरऑल स्ट्रेटजीज फॉलो टू कलेक्ट एंड डेटा, तो स्ट्रेटजीज के बुनियाद पे भी हम इनको जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं, पर्पस के बुनियाद भी कर सकते हैं। अगर हमारा पर्पस है कि हम कोई बहुत बड़ी थ्योरी डेवलप करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि ये अप्लाइड, ये हम कहेंगे कि ये बेसिक रिसर्च की तरफ चले गए हैं। अगर हम नीचे आते हैं कि हमारे जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है तो ये अप्लाइड और एक्शन रिसर्च में चली जाएंगे। मेथड के हिसाब से बिल्कुल अगर आप वो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए जिन्हें वर्बल डेटा मिले, इंटरव्यू है, फोकस ग्रुप डिस्कशन है, फील्ड नोट्स हैं, तो ये मेथड्स हैं डेटा कलेक्शन के, जिसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी उसमें आ जाती है,
और उसमें जो है वो आप इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, क्वालिटेटिव एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने के लिए आप उसे जो है वो रिफ्लेक्टिव नोट्स चाहते हैं, तो ये इस किस्म की जो डेटा है वो क्वालिटेटिव डेटा कहलाती है। मेथड भी वही होंगे। अगर हम सर्वे में जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड में जाते हैं, तो ये जो भी डेटा कलेक्ट होगी वो न्यूमेरिकल में जाएगी, तो ये मेथड के हिसाब से भी रिसर्च जो है वो हो गई। क्वालिटेटिव सिमुलेशन, कलेक्शन ऑफ अ वेल्थ ऑफ नैरेटिव। नैरेटिव डेटा वही मैंने कहा कि वर्बल डेटा नैरेटिव डेटा कहते हैं। आप किसी पिक्चर को डिफाइन करें, उससे जो डेटा होगी वो नैरेटिव डेटा होगी। क्वालिटेटिव जो डेटा है मेनली कलेक्शन ऑफ जो क्वांटिटेटिव वेज अगर हम बोलें कि वो न्यूमेरिकल डेटा होती है। मैंने कहा कि एक तस्वीर का अगर नैरेटिव हम बनाते हैं तो क्वालिटेटिव है, अगर हम किसी की बनाते हैं तो वो जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। तो ये मैं डिफरेंस ही बता रहा हूँ कि क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा कहलाती है जो वर्बल नैरेटिव हो जाए। फॉर एग्जांपल एक मैं रिसर्च से एक स्टडी करना चाहता हूँ कि एक रिसर्च एक जो है मेरा लेक्चरर, उसकी लाइफ कैसे गुजरती है। तो एक लेक्चरर की लाइफ एक्सपीरियंसेस को मालूम करने के लिए आपको क्वालिटेटिव रिसर्च में जाना पड़ेगा। आपको उसके एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना पड़ेगा कि उसका लिव्ड एक्सपीरियंस क्या है, वो क्या फील करता है अपने इर्द गिर्द के माहौल में जब वो काम करता है, तो उसकी फीलिंग्स क्या है। जब आप फीलिंग्स स्टडी करेंगी किसी चीज की तो वो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। लेकिन अगर क्वांटिटेटिव आप रिसर्च करना चाहती हैं, आप सर्वे में जाना चाहती हैं, उसका जो अचीवमेंट को आप देखना चाहती हैं, उसकी क्वांटिटेटिव ग्रोथ को देखना चाहती हैं, आप उसके जो हैं आप उसके मार्क्स को देखना चाहती हैं, आप उसके अचीवमेंट को मेजर करना चाहती हैं, मेजरमेंट अगर करना चाहती हैं तो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में चली जाएंगी। एक्सपीरियंस आप वर्बल नैरेटिव के जरिए लेना चाहते हैं आप लोग, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च में चला जाता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च डेटा कलेक्शन इज पॉसिबल इन नेचुरलिस्टिक सेटिंग में होता है। मैंने कहा कि जब आप किसी लेक्चर से पूछने जाते हैं कोई डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो जाहिर हो उसके स्कूल में जाएंगे या उसके कॉलेज में जाएंगे तो वो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट कहा जाएगा। जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे तो आप एक क्वेश्चनर के थ्रू करेंगे, क्वेश्चनर बनाएंगे, फिर टीसीएस कर देंगे, वो अपने माहौल में भर के भेज देगा। लेकिन जब क्वालिटेटिव स्टडी होगी तो आपको एक रिसर्चर वहां पे जाना पड़ेगा और खुद उनको इंटरव्यू करना पड़ेगा। तो ये नेचुरल सेटिंग में हो जाएगी जब आप खुद जाके करेंगे। लेकिन अगर क्वांटिटेटिव में आपने क्वेश्चनर भेज दिया है तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं होगी, ये एक जो है वो डिफरेंट सिनेरियो एनवायरनमेंट होगा। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड जो है वो न्यूमेरिकल डेटा, डिडक्टिव रीजनिंग उसमें होगी, टॉप डाउन अप्रोच होगी, और क्वालिटेटिव डेटा जो है वो नैरेटिव डेटा होगी, और ये जो बॉटम अप अप्रोच होगी। अब ये टॉप डाउन और बॉटम अप ये इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड है कि जब आपने पहले से आपने एक हाइपोथेसिस डेवलप कर लिया है, अब उस हाइपोथेसिस को आप फील्ड में जाके टेस्ट करना चाहती हैं, तो ये डिडक्टिव रीजनिंग है। उसमें आप जाएंगे, आपके जो क्वेश्चनर होगा, आपका जो डेटा कलेक्शन मेथड्स होंगे, ये सारे क्वांटिटेटिव में चले जाएंगे और ये डिडक्टिव रीजनिंग हुआ। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि मैं नीचे से स्टडी करके एक कंक्लूजन पे आऊं, तो वही बात मैंने कही कि इंडक्टिव रीजनिंग होगी कि आप क्वालिटेटिव स्टडी में जाएंगी तो ये इंडक्टिव रीजनिंग होगी। जिस तरह मैंने कहा कि आप अगर चाहती हैं कि आप लोग चाहते हैं कि इस एरिया में जो है वो ड्रॉप आउट के जो रीजंस हैं वो क्या हैं, तो इस रीजन को आप अगर पेरेंट्स के साथ इंटरव्यू करके, टीचर्स के साथ इंटरव्यू करके, हेडमास्टर के साथ इंटरव्यू करके और स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू करके, इन 4-5 इंटरव्यू करके फिर उस डेटा से नतीजा निकाल के आप फाइनल नतीजे पे पहुंचते हैं, ये इंडक्टिव रीजनिंग है। फिर उसी नतीजे को अगर आप चाहें कि मैं वेरीफाई करूं कि आया मैं सही थी या गलत, फिर उसी पे एक सर्वे क्वेश्चनर बना के ब्रॉडर एरिया से, आपने इंटरव्यू तो 10 या 15 लोगों से किए थे, लेकिन उस पूरी डिस्ट्रिक्ट में उसी डेटा के ऊपर आप क्वेश्चन बना के अगर एक सर्वे कंडक्ट कर लें तो ये आपका डिडक्टिव रीजनिंग या ये सर्वे डिजाइन हो जाएगी। तो मेजरेबल वेरिएबल्स इन ऑर्डर टू टेस्ट हाइपोथेसिस होगा, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में होगा। नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से नो डायरेक्ट कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स होगा। बिल्कुल ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंट्रोल करने के लिए काफी चीजों को जो है वो मैनिपुलेट करना पड़ता है। फिर ये डिस्ट्रक्टिव स्टडीज हैं, कंपैरेटिव है, कोरिलेशनल का, ये सारी क्वालिटेटिव हैं, लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल हैं, लेकिन ये होंगी वही जो डिस्क्रिप्टिव के अंदाज में है। अच्छा, इस पे आए, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पे आए। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स उसमें होंगे जब ये डिजाइन बनाएंगे, ट्रीटमेंट होगा और कंट्रोल वेरिएबल होगा। ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल वेरिएबल वही होता है कि हम जब एक टीचर पढ़ाता है तो 2 किस्म के मेथड यूज करता है, यहाँ तो डिस्कशन मेथड यूज करता है या लेक्चर मेथड यूज करता है। आप किसी एक को जो है वो ट्रीटमेंट बना लें, आप एक्सपेरिमेंटल में जाके आप जो है वो डिस्कशन मेथड को ट्रीटमेंट बना लें, और एक को आप जो है वो जो है वो डिपेंडेंट जो है वो
नॉन ट्रीटमेंट ग्रुप बना लें कि फॉर एग्जांपल आप कहती हैं कि मैं जो स्टूडेंट थे वो पहले जो उनको पढ़ाया गया था वो तो पढ़ाया गया था लेक्चर मेथड के जरिए, लेकिन अब में जो इम्पैक्ट है, अब में जो अपना स्पेशल ट्रीटमेंट जो जो जिसे हम कहते हैं कि एक मेथड यूज़ करके फिर उसके टाइमिंग के साथ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि जब हम प्रैक्टिकल स्टडी करते हैं तो फिर ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समझ में आती हैं। आप स्टूडेंट हैं अभी, हो सकता है कि ये इतने ज़्यादा आप लोगों के जहन में ना भी आए, लेकिन इतना ज़रूर आएगा कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में दो चीज़ें होती हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसे हम ट्रीटमेंट कहते हैं, दूसरा डिपेंडेंट होता है जो उस ट्रीटमेंट का आउटकम हम ले आते हैं तो उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक अचीवमेंट है, एक स्टूडेंट की मार्क्स जो होती हैं जिसे मेजर करते हैं तो वो डिपेंडेंट होता है कि ये इतनी जो मार्क्स इसकी आई हैं, ये नतीजा जो है वो मेरे फला टीचिंग मेथड का हो सकता है। तो ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में कंपेरिजन में होता है, और सिंगल ग्रुप भी होती है, कंपेरिजन भी होती है। फिर ये डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स होती है, ये जो एवरेज और ये चीज़ें हम निकालते हैं, क्योंकि स्टडीज जो है वो डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल में थोड़ा फर्क ये है कि जो हम डिस्क्रिप्टिव करते हैं वो टोटल पॉपुलेशन पे करते हैं, और जो इन्फ्लुएंशियल करते हैं वो हम सैम्पलिंग पे बुनियाद पे करते हैं। तो जो स्टैटिक्स सैम्पलिंग के बुनियाद पे हम निकाल के आते हैं तो उसे हम इन्फ्लुएंशियल कहते हैं, और जो डिस्क्रिप्टिव बुनियाद पे हम करके आते हैं तो उस वो टोटल पॉपुलेशन को हम लेते हैं। तो स्टैटिकल सिग्निफिकेंस भी हम इसकी देते हैं, टी टेस्ट वगैरह लगाते हैं। तो ये सैंपल्स वर्सेस पॉपुलेशन होती है। देखें कि ये जो पॉपुलेशन पे टोटल होगी तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव कहेंगे, अगर सैंपल्स पे होती है तो इन्फ्लुएंशियल। ठीक। तो ये थ्योरी, ये डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग है। ये अगर थ्योरी लें, हाइपोथेसिस फॉर डेटा कलेक्शन फिर कंफर्मेशन, ये बिल्कुल गुड सही है। फिर ये थ्योरी पे अगर हम आए, इंडक्टिव पे आए तो टेंटेटिव हाइपोथेसिस, पैटर्न्स और ऑब्जर्वेशंस होती हैं। टेंटेटिव हाइपोथेसिस इसमें हम रख सकते हैं कि क्वेश्चनरी जो होता है वो एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस होता है, जो क्वालिटेटिव प्रोसेस होता है जिसे हम इंडक्टिव रीजनिंग में कहते हैं। लेकिन ये आप समझें कि ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, ये डिडक्टिव इंडक्टिव कंबाइन भी हम एक ही स्टडी में यूज कर सकते हैं। कि पहले हमने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, उसके बुनियाद पे हमने कुछ डेटा कलेक्ट की और उसी डेटा को कन्वर्ट कर गए हम क्वेश्चनियर में, और वही क्वेश्चनियर जब हमने फील्ड में जाके इस्तेमाल किया तो ये इंडक्टिव डिडक्टिव का कॉम्बिनेशन, ये एक मिक्स मेथड भी हो गया। अप्रोचेस रिसर्च में होती हैं क्वालिटेटिव कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रेटेशन, कम्प्रिहेंसिव, नैरेटिव, नो यूनिफॉर्म, तो ये चीजें आ गई। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च हो गई, बाय मेथड हम कर सकते हैं, बाय पर्पस पहले हम बता दें, क्वांटिटेटिव बता दिया, क्वालिटेटिव में फर्क बता दिया, सर्वे, कोलेशन, काजर, कंपैरेटिव, एक्सपेरिमेंटल, ये मुख्तलिफ डिजाइन है, नैरेटिव है, इथनोग्राफिक, केस स्टडी आ गई, और ये बेसिक एंड अप्लाइड एवोल्यूशन रिसर्च, ये सारी चीजें हम जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लास्ट में हमने एक्शन रिसर्च पे जो है वो आ गई। ये सारी चीजें मैं पहले डिफाइन करके आया हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि स्टडी करके आप उसकी डेटा की बुनियाद पे कोई चीज़ डेवलप करते हैं तो ये रिसर्च डेवलपमेंट होगी। फिर लास्ट में आप जो है एक्शन रिसर्च का प्रेफरेबली ये है कि एक टीचर जब अपनी प्रैक्टिस करता है और उसी प्रैक्टिस के बुनियाद पे अपनी कोई स्टडी कंडक्ट करता है, और वो स्टडी का पर्पज ये होता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे आए, अपनी प्रैक्टिस को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई स्टडी हम करते हैं तो उसे एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेथड, न्यूमेरिकल डेटा, फॉर्मल स्टेटेड हाइपोथेसिस, प्रोसीजर्स, और ये होंगी ऑब्जेक्टिव डिटेक्टिव रिसर्चर होगा। और ये जो है इसकी जो क्वांटिटेटिव में मोस्टली सर्वे होगी, कोरिलेशनल होगी, काजल कंपैरेटिव होगी, एक्सपेरिमेंटल होगी, और इसमें सर्वे रिसर्च आ जाएगा। कोरिलेशनल टू डिटरमाइन एक्सटेंट व्हिच टू या मोर वेरिएबल्स, ये कोरिलेशनल मोस्टली जो है वो दो जो क्वेश्चनर होते हैं उनकी लायबिलिटी और वैलिडिटी वगैरह निकालने के लिए भी हम कोरिलेशन करते हैं, लेकिन ये थोड़ी टिपिकल और डिफिकल्ट है कोरिलेशनल स्टडी कंडक्ट करना, और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने में भी कभी कभी हम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस, जिस तरह ये दो चीजें हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इनके दरमियान कोरिलेशन, इंटेलिजेंस एंड सेल्फ स्टीम, कि जिसकी ज्यादा इंटेलिजेंस होगी तो उसकी ज्यादा जो है वो सेल्फ स्टीम होगी। या सेल्फ स्टीम और इंटेलिजेंस में कौन सा रिलेशनशिप है? अगर ये इंटेलिजेंस लो है तो क्या उसकी सेल्फ स्टीम भी लो होगी? अगर सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा है तो क्या उसकी इंटेलिजेंस भी ज्यादा? तो ये इनके दरमियान, ये दो वेरिएबल्स हैं, इनके दरमियान जो अगर कोरिलेशनशिप हम एक मेजर निकालते हैं, वो अगर हाई होता है तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो ज्यादा सेल्फ स्टीम होते हैं। तो ये कोरिलेशन का एक अच्छा एग्जांपल है।
काजल कंपेरेटिव का एग्जांपल देखें कि वर्किंग मदर अफेक्ट चाइल्ड्स स्कूल एक्सट्रीमिज्म कि हम पर एक्सप्लोरेशन ऑफ मेमोरी मदर एक्टिवली मैनिपुलेट या कर, इसमें ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम जो है वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन काजल कंपेरेटिव में ये हम नहीं करते। इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो पहले से ही मौजूद होता है, उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ ये आइडेंटिफाई करते हैं कि सर्टेन टाइप ऑफ की जो इम्पैक्ट पड़ा है वो किस वजह से है, सिर्फ वो वजह मीन्स इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल पहले से नेचुरल मौजूद है वो उसको हम सिर्फ जो है वो आइडेंटिफाई काजल कंपेरेटिव में करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है उसमें तो जो है वो हम जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो हम कंट्रोल करते हैं। फिर हम जो है क्लासिफिकेशन रिसर्च में मेथड क्वांटिटी ये पहले से हम कर चुके हैं कि ये नैरेटिव में होता है। टीचर्स कन्फ्रंट एंड डील विद वही कि टीचर्स अपने प्रॉब्लम्स और इश्यूज को किस तरह करते हैं, अपने टीचर के जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं अपने ही प्रोफेशनल वर्ल्ड में, उनको अगर हम स्टडी करें, उनके रियल एग्जांपल को, रियल या वैलिड जो एक्सपीरियंस है उनका लिविड एक्सपीरियंस, क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम अगर करते हैं तो ये क्वालिटेटिव मेथड में जाएगा। मेथड क्वालिटेटिव ये इथनोग्राफी है कि अगर किसी इदारे का कल्चर को स्टडी किया जाए, फॉर एग्जांपल आप अगर आपके घर की कल्चर को अगर स्टडी किया जाए तो ये स्टडी इथनोग्राफी की स्टडी कहलाएगी कि आपके घर के लोगों के क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या बिलीफ्स हैं, ये किस तरह है, इंडियन कल्चर क्या है, एक एक घर का अगर कल्चर क्या है, फिर कम्युनिटी का कल्चर क्या है, एक मुल्क का कल्चर क्या है, तो इससे हम इथनोग्राफिक कल्चर के दायरे में लाके स्टडी के दायरे में लाके हम क्वालिटेटिव में जाएंगे। बेसिक रिसर्च है, जिस तरह मैंने कहा कि थ्योरी डेवलप करनी हो तो बेसिक रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च हम जो है वो मोस्टली जो हमारे डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए करते हैं। इवोल्यूशन स्टडी हम मोस्टली प्रोग्राम्स में करते हैं कि अगर हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसे हम इवोल्यूट करते हैं कि कितनी हद तक इसके रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक मैनुअल हमने बनाया है, स्टार्ट से लेके लास्ट तक हम उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं कि ये किस तरह जो है वो बना और फिर इसमें क्या इंप्रूवमेंट आ सकती हैं, तो उसके ऊपर अगर हम स्टडी करते हैं तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहलाती है। फिर हम एक्शन रिसर्च के दायरे में जाता है कि जब ये मैंने क्लास ले रहा हूँ कि हम ये टीचिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ये एक हमारा एक्शन रिसर्चेबल टॉपिक हो सकता है कि ऑनलाइन टीचिंग हमने एक सर्टेन प्लान के साथ की, उस प्लान में क्या गैप थे, क्या प्रॉब्लम थे, क्या इश्यूज थे, वो हमने अगर रिजॉल्व करके फिर एक नए प्लान के साथ आ जाएंगे तो ये एक एक्शन रिसर्च होगी। ये अप्लाइड रिसर्च तो मैंने पहले ही बता दी कि ये किस तरह होगी। तो पर्पज ऑफ रिसर्च हो गई, बेसिक रिसर्च थ्योरी हुई कि अप्लाइड रिसर्च मैंने आपको पहले बताया कि डे टू डे प्रॉब्लम्स के बारे में होती है। तो इवोल्यूशन हम किसी प्रोग्राम का या किसी जो पहले से प्रैक्टिस हमने की है उसको इवोल्यूट करने के लिए होती है, इवोल्यूशन रिसर्च कहते हैं। तो ये एक्शन रिसर्च का प्रोसेस मैंने पहले ही बता दिया कि परफॉर्मेंस या प्रैक्टिस को करने के लिए जो है। तो आप लोगों की मेहरबानी, थैंक यू। जी कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। हेलो सर, may I ask the question? हाँ, यस यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सर, रिसर्च के हिसाब से मेरा ये क्वेश्चन था कि हम रिसर्च के जो 2 पार्ट्स हैं उसमें 3 तक चले जाते हैं, लेकिन जब हमारा एनालाइजिंग डेटा होता है या स्टार्टिंग हम उसमें पॉइंट में थोड़ी हो जाती है और हमें सर्वे में भी थोड़ा कम आती है। आप कोई हेल्प कर सकते हैं? मैं अब क्वेश्चन क्योंकि डिस्कनेक्ट हो रहा था ना, समझ नहीं सका कि 2 हिस्से होते हैं रिसर्च के, कौन से? सर, रिसर्च हम करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे तो हमें वहाँ पे कलेक्शन डेटा भी मिल जाती है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस हो जाती है, बट जब एनालाइजिंग पे और जहाँ सर्वे पे पहुंच जाते हैं तो उसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम देखें जब आप जब अपनी स्टडी को डेवलप करती हैं तो उसी लेवल पे आपको ये चीजें तय करनी होगी कि मैं इस डेटा को एनालाइज कैसे करूंगी, क्योंकि प्लान बनाता है ना, किसी भी स्टडी का हम प्लान बनाते हैं। जब हमने अगर ये प्लान बनाया है कि हम लिकर्ट स्केल पे कोई स्टडी करेंगे तो हमसे पहले ही हमें पता होना चाहिए कि ये लिकर्ट स्केल एनालिसिस किस तरह इसका होगा, हम इसकी जो है वो लाइबिलिटी किस तरह निकालेंगे, फिर हम इसका क्या सिंपल क्वांटिटेटिव में जाके परसेंटेज की बुनियाद पे हम इसको एनालाइज करेंगे या इसका क्वाइस का निकालेंगे या इसकी टेस्ट निकालेंगे। तो ये सारा पहले से ही हम तय करते हैं, उसी की बुनियाद पे हम उस डेटा को जो है वो एनालाइज करते हैं। तो डेटा एनालिसिस का एक जो है वो ऑनलाइन अगर हम जाएंगे तो काफ़ी जो है वो सॉफ्टवेयर